तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है इन्होंने वो पूछा है कि इसमें जो यूपीएससी है, जो संघ लोक सेवा आयोग है, जो उनके वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो ये 2020 का पेपर है, तो ये उसके अकॉर्डिंग इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, लेकिन जो हमारा अभी प्रेजेंट का अगर आंसर रहेगा तो वो डॉक्टर मनोज सोनी है, जो कि 5 अप्रैल 2022 को नियुक्त किए गए थे। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो मनोज सोनी है। अगर इनकेस अगर अभी आपके पेपर में पूछ लिया जाए तो मनोज सोनी आप लोग टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 है इसमें, एवरेस्ट की चोटी को विजय करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है बछेंद्री पाल। क्वेश्चन नंबर 53 है, उत्तराखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्य की संख्या कितनी है। तो वो है 70। तो थोड़ा सा उत्तराखंड वाले जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ प्लीज़ उनको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि उत्तराखंड मतलब स्टेट का एग्ज़ाम है, तो मे बी कुछ स्टेट का स्पेसिफिकली पूछ सकते हैं, तो पूछ सकते हैं, नॉट श्योर कि पूछेंगे ही, तो फिर भी आप अपनी तरफ से तैयार रहिए। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नांकित अभिनेताओं में से किसे दादा साहेब फाल्के सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है। यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो इसका जो आंसर है वो है शम्मी कपूर। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है। तो सैडलर आयोग, रेले आयोग और कोठारी आयोग ये एजुकेशन से रिलेटेड है, जबकि साइमन आयोग हमारा एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है। पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले राजस्थान में स्टार्ट की गई थी, ये सबको पता ही होगा। लोथल कहाँ पर है। लोथल भारत में है। अब भारत में किस जगह पर है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इससे पता चलता है कि आपको भी कितना थोड़ा सा है इसकी नॉलेज की नहीं है। तो लोथल वो भारत में है, लेकिन ये भारत में कहाँ पर है ये आप लोग मुझे कमेंट में बताएगा, या टेलीग्राम पे भी बता सकते हो, नो इशू। तो बताना जरूर इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 58 है, उत्तराखंड का लोक सेवा आयोग कहाँ पर है। तो इसका जो आंसर है वो है हरिद्वार में। सायकाल का तारा किस ग्रह को कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है शुक्र, यानी कि जो वीनस है, ठीक है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन का आंसर और आप बताएंगे मुझे कि सबसे जो बड़ा ग्रह है, जो सबसे बड़ा जो प्लैनेट है वो कौन सा है, वो भी आप मुझे कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 60 है, उत्तराखंड प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। नंदा देवी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने इससे पहले भी जो 2 पेपर सॉल्व करवाए हैं उनमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 61 है, मोहिनी अट्टम नृत्य विकसित हुआ है। तो इसका जो आंसर है वो केरल में है। तो थोड़े से जो फोक डांस वगैरह है वो थोड़ा सा देख लेना आप लोग। 62 हमारा क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो ये प्राथमिक जो एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन के लिए स्टार्ट किया गया था। जो प्राइमरी एजुकेशन होती है तो उसमें जो बेसिक जो चीज़ें होती हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए ये जो ऑपरेशन है वो स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 63 है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सर्वाधिक सहायक होता है। तो इसका जो आंसर है डी है, विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 64 है, सबको पता ही होगा कि एक चेक भुगतान की वैधता अवधि है। तो वो है 6 माह, ठीक है। मान लीजिए आज आपने एक ब्लैंक चेक है, उस पर डेट डाल दी और इसे भर दिया, तो वो जो चेक है वो कब तक वैलिड होगा, वो 6 महीने तक वैलिड होगा, ठीक है। 6 महीने के बाद उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है, आफ्टर फिलिंग डेट। क्वेश्चन नंबर 65 है, अध्यापक शिक्षा के लिए वैधानिक संस्था कौन सी है। तो वो NCTE, ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो इसकी फुल फॉर्म भी याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 66 है, वंदे मातरम ट्रेन चलती है। तो वो दिल्ली से वाराणसी चलती है। ये आपका रीजनिंग के क्वेश्चन है 2-3 बीच में, ये आप प्लीज़ खुद से सॉल्व कर लेना, क्योंकि मैं शायद तुम्हें समझा ना पाऊँ रीजनिंग, ठीक है। तो इसमें ये वाला तो मैं बता ही सकती हूँ कि कौन सा डिफरेंस है। तो मंगल, बुध, बृहस्पति ये सब प्लैनेट है, ठीक है। तो चैलेंजर तो ये एक अलग चीज़ आ गई, ठीक है। तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा C। अब ये सारे आपके रीजनिंग के हैं, PDF आप लोग टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 76 है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र मूवी कब निर्देशित की थी। तो इसका आंसर है 1913। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते हैं बार बार। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति। 78 है, भारत के किस राज्य में सबसे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय है। तो वो है बिहार में। किसी भी कैंडिडेट को अगर डिफ़िकल्टी आ रही है हिंदी में तो प्लीज़ साइड में यहाँ पर इंग्लिश में क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आप लोग खुद से भी इसको रीड आउट कर सकते हो, ठीक है। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 79, इंदिरा गांधी जो इग्नू है, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय 1985। मैंने भी 5-6 पेपर दिए हैं अभी तक, तो
एंट्रेंस नहीं मतलब और जॉब के लिए। ये क्वेश्चन कई बार मैंने फेस किया है, तो ये क्वेश्चन पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। उस देश का नाम बताइए जिसे उगते सूर्य का देश कहा जाता है, तो इसका जो आंसर है वो है जापान। विश्व का सबसे छोटा देश सबको पता ही है, वेटिकन सिटी। ये तो इतने इजी क्वेश्चन है कुछ कुछ तो। उत्तराखंड राज्य के किस शहर में लाल बहादुर अकादमी स्थित है? यूपीएससी वाले तो सब जानते होंगे, मसूरी। यूपीएससी वाले नहीं हो फिर भी जानते ही होंगे, यूपीएससी फेमस इतना है। तो आगे हमारा है कि पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित ऑडियो पुस्तक विंग्स ऑफ फायर के पीछे आवाज़ किसकी है? तो गिरीश कर्नाड इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, उत्तराखंड राज्य के किस शहर में एम्स है? तो इसका जो आंसर है वो है ऋषिकेश। 85 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तराखंड में नहीं बहती है? देखो ये नहीं और सही का थोड़ा सा ध्यान रखना पेपर में, इसको मार्क कर लेना कि इन्होंने नहीं पूछा है कि सही पूछा है। ठीक है, इन्होंने नहीं पूछा है कि नहीं बहती है, तो रामगंगा बहती है, टोंस बहती है, न्यार बहती है, लेकिन गंडक नदी नहीं बहती है। आगे हमारा है 86 क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है? इन्होंने फिर से नहीं पूछा है, तो चंबल नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पंच केदारों में सम्मिलित नहीं हुआ? तो रुद्रनाथ, केदारनाथ, तुंगनाथ है, लेकिन बागनाथ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नांकित में से कौन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित है? तो इसका जो आंसर है वो है चंडी प्रसाद भट्ट। 89 है, वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो इसका जो आंसर है वो है सौरभ गांगुली जी। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस, पहले भी करवा चुकी हूँ, बिपिन रावत जी, आपको पता ही होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के अभी जो प्रेजेंट में गवर्नर है हमें पता ही है, शक्तिकांत दास जी हैं। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो वह है म्यांमार। सार्क की मुझे फुल फॉर्म भी बताना कमेंट सेक्शन में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? टेड्रोस ए गैब्रियेसस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। संयुक्त राष्ट्र संगठन के वर्तमान महासचिव कौन है? UNO के, तो कौन है वो? एंटोनियो गुटेरेस। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 95, भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किसे माना जाता था? होमी जे भाभा को। ठीक है, ये एक बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो थोड़ा अच्छे से इसको पढ़ लेना एक बार। ठीक है, परमाणु ऊर्जा का जनक पूछा है इन्होंने। वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो प्रीवियस क्वेश्चन है, अभी हाल फिलहाल मनसुख मंडाविया है। ठीक है, प्रेजेंट में। असम की राजधानी दिसपुर सबको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 98 है वो है, अनंत पद्मनाभ मंदिर किस नगर में स्थित है? तो इसका जो आंसर है वो है तिरुवनंतपुरम। अब तिरुवनंतपुरम कहाँ पर है ये मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। क्वेश्चन नंबर 99 है, कौन सा केंद्र प्रशासित प्रदेश नहीं है? तो पता ही है सबको, गोवा, क्योंकि गोवा एक स्टेट है। क्वेश्चन नंबर 100 है, भारत के किस राज्य को पूरब का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मेघालय। थैंक यू। हे एवरीवन, इस PDF से हम स्टार्टिंग के 25 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हमारे 25 क्वेश्चन रहते हैं जो कि हम आज करने वाले हैं, और हर क्वेश्चन को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी भी, ताकि एग्ज़ाम में कुछ मिस्टेक ना हो। बाकी सब ने फेस टू फेस मोड पे तो कोई डिप्लोमा कोर्स वगैरह किया होगा, तो होप सबको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बट स्टिल कुछ क्वेश्चंस में फिर भी दिक्कत आ जाती है पेडागोजी में। तो क्वेश्चन नंबर 25 तक मैं करवा चुकी हूँ। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके UOU B.Ed कॉर्नर नाम से मेरी प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप लोग चेक कर सकते हो। आज हम क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि एक प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करता है कि अगर एक प्रिंसिपल है वो अपने टीचर से क्या चाहता है, क्या उसकी एक्सपेक्टेशन रहती है अपने टीचर से, तो वो चाहता है कि उसके टीचर्स उसकी आज्ञा का पालन करें, उसके ऑर्डर्स को माने, और योग्यता और ज्ञान की एक प्रिंसिपल हमेशा चाहेगा कि उसके सारे टीचर्स योग्य हो, एबल हो, उनमें नॉलेज हो, और वो डेडिकेशन के साथ अपना काम करे, लॉयल्टी के साथ काम करे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है D, तो उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, कुछ विद्यार्थी आपकी कक्षा में देर से आते हैं, इस स्थिति में आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले ये ध्यान रखना
जिनको नहीं पता है उनको बता दूं कि कभी भी हमें बच्चों को गलत नहीं ठहराना है। कोई भी क्वेश्चन में पूछा गया है तो आप किसी भी आंसर में टिक ऐसे नहीं करेंगे कि बच्चा गलत है। बच्चा गलत नहीं है, बच्चे को मारना पीटना नहीं है, बच्चे को डांटना नहीं है। तो ऐसे आंसर्स प्लीज़ प्लीज़ टिक टिक मत करना, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि इसमें आप क्या करेंगे। तो हम बच्चे को मना करेंगे क्लास में आने के लिए, तो ये तो हम नहीं करेंगे कि अगर बच्चा लेट आ रहा है तो हम उसे मना नहीं करेंगे। पेरेंट्स को बुलाएंगे, तो ये तो चलो बात की बात है, पेरेंट्स को तो बुलाएंगे ही, पूछेंगे कि हाँ भाई क्यों, और देरी का कारण जानने का प्रयास करेंगे तथा विद्यार्थी की सहायता करने का प्रयास करेंगे। बच्चे से पूछेंगे कि वो क्यों लेट आता है, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो जहाँ तक हम हेल्प कर सकते हैं हम उसको हेल्प करेंगे, ठीक है। और लास्ट वन इज़ उसे प्रिंसिपल के पास भेज देंगे। तो ये तो एक अलग ही मैटर हो गया। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। देखिए, अगर आप एक टीचर हैं तो आपको कोई भी स्टेप लेने से पहले सबसे पहला स्टेप ये लेना चाहिए कि आपको उस चीज़ का रीज़न जानना चाहिए। अगर बच्चा आ की मात्रा और ई की मात्रा में कंफ्यूज्ड है या ई की मात्रा में कंफ्यूज्ड है, तो आपको उसे डांटना नहीं है, मारना नहीं है, चिल्लाना नहीं है। आपको पहले कारण जानना है कि क्यों बच्चे को वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो एक टीचर का पहला दायित्व भी यह होता है कि वो हर चीज़ का कारण जाने, फिर उसके ऊपर कोई एक्शन ले। तो बच्चा लेट आ रहा है, उसके ऊपर एक्शन लेने से पहले आपको ये एक्शन लेना चाहिए कि पहले आप रीज़न पता करो, ठीक है। बच्चे से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जब भी आप आंसर टिक करोगे तो ऐसा आंसर टिक करना कि हमें जिससे पता चले वो जो काम कर रहा है बच्चा, उसके पीछे का कोई कारण होगा, ठीक है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल किसी स्कूल में बच्चे मान लो गंदे बन के आते हैं, नहा के नहीं आते, उनमें स्मेल आती है, तो बजाय हम उनको डांटें, पेरेंट्स को बुलाएं, प्रिंसिपल मैम से बात करें, हमें रीज़न जानना चाहिए क्यों बच्चे ऐसे करते हैं। तो बहुत सारे रीज़न मिलेंगे आपको कि क्या पता बच्चों के वहाँ आसपास पानी की दिक्कत हो, पानी की किल्लत हो, पानी ना आता हो, या पेरेंट्स वर्किंग हो, टाइम ना दे पाते हो बच्चों को। बहुत सारे रीज़न होते हैं। क्या पता बच्चा कुछ पर्सनली किसी दिक्कत से जूझ रहा हो। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो एक्शन लेने से पहले सबसे पहले एक्शन ये लीजिए कि आप लोग उसका रीज़न जानिए। होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 28 है कि एक विद्यार्थी आपकी कक्षा में प्रतिदिन आपसे प्रश्न पूछता है। एक बच्चा आपसे डेली क्वेश्चन करता है, तो आप क्या करेंगे। तो क्वेश्चन पूछने से हम उसे मना नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि बच्चे से ही हमारी नौकरी चल रही है, बच्चे से ही हमारा जो काम चल रहा है। तो हम बच्चे को तो ऐसे नेगलेक्ट नहीं कर सकते कि नहीं वो नहीं पूछेगा, क्योंकि उसी के लिए हम स्कूल में जा रहे हैं। बच्चे नहीं होंगे तो फिर टीचर्स का भी कोई काम नहीं है। तो ये वाला आंसर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। प्रश्न पूछने के लिए उसकी सराहना करेंगे, हम उसको अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ चलो बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। थर्ड है, विद्यालय समय के बाद प्रश्न पूछने के लिए सलाह देंगे। अगर कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम उसको ये थोड़ी बोलेंगे बेटा कि स्कूल ख़त्म हो जाएगा फिर बाद में पूछो, तो ये तो हो नहीं सकता। बिना प्रश्न का उत्तर दिए उसे बैठने के लिए कहेंगे। बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, हमने उसको उत्तर नहीं दिया और उसको बोला बैठ जा, तो वो भी गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, अभिभावक अपने बच्चों के लिए अध्यापकों से आशा करते हैं। जो पेरेंट्स हैं उनको लगता है कि उनके जो टीचर्स हैं उनके बच्चों के लिए कैसे रहें, ठीक है, कैसे बिहेव करें। तो निष्पक्ष व्यवहार, कि किसी बच्चे में हर कोई पेरेंट्स चाहता है कि उसके बच्चों के टीचर किसी भी तरह की बायसनेस ना हो उसके अंदर, वो किसी भी तरीके का मतलब भेदभाव ना करे बच्चों में, ठीक है। तो ये तो होगा ही होगा। दूसरा है सहानुभूति एवं प्रेम पूर्वक व्यवहार, के हर कोई पेरेंट्स चाहता है कि हमारे बच्चों के साथ उनकी जो टीचर है वो सिंपैथी रखे, उनको प्यार करे, है ना, और वो निष्पक्ष रहे, ठीक है। किसी एक पक्ष का, जैसे दो बच्चों में लड़ाई हो गई तो ऐसा नहीं है वो एक ही बच्चे की सुने, वो दोनों बच्चों की सुने। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 30 है, आधुनिक समय में विद्यार्थियों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना है। अगर हम बच्चों को आज हम स्पिरिचुअलिटी की जो ज्ञान देते हैं वो मतलब क्या है, पिछड़ापन है, तो ये तो गलत है। अगर हम बच्चों को आध्यात्मिकता दे रहे हैं, क्या ज्ञान दे रहे हैं, तो पिछड़ापन है नहीं। असंभव कार्य तो हो नहीं सकता। आवश्यक नहीं है, ये भी नहीं, आवश्यक है, ठीक है। आजकल बच्चे एक मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। बच्चे क्या मतलब बड़े बड़े भी मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। तो ऐसे में जो एक स्पिरिचुअलिटी है जिसको हम काफ़ी पीछे छोड़ चुके हैं, उसकी जो शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 31 है, विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इनसे सीखने का अवसर मिलता है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, व्यक्तित्व का विकास होता है। तो इसका आंसर आएगा सभी। अगर बच्चा स्कूल में होने वाले प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करता है तो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। तो इसका आंसर आएगा डी। 32 है, एक बच्चा आपकी क्लास में दुर्व्यवहार करता है,
ठीक है, मिसबिहेव कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसे कक्षा में खड़ा होने के लिए कहेंगे। तो मैंने आपको बोला कि बच्चे को आपको कुछ नहीं कहना है, तो ये गलत है। उसे कक्षा से बाहर जाने के लिए कहेंगे, ये भी गलत है। चुपचाप अपना कार्य करते रहेंगे कि उसको इग्नोर करो, कुछ भी करता रहे, तो ये भी गलत है। अपने शिक्षण को सहायक सामग्री के साथ रुचिकर बनाएंगे। देखो, अगर आप अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाओगे ना, तो बच्चे कुछ ऐसा करेंगे ही नहीं, है ना। अगर एक टीचर अच्छे से पढ़ा रहा है, अच्छे से उसकी जो मेथोडोलॉजी है वो काफ़ी अच्छी है, इफ़ेक्टिव है, ठीक है, और इंटरेस्टिंग है, तो बच्चे ऐसा कुछ करेंगे ही नहीं, वो मिसबिहेव करेंगे ही नहीं। आप पढ़ा रहे हो, बच्चा बीच बीच में कभी वॉशरूम के लिए पूछ रहा है, कभी डेस्क बजा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी किसी को छेड़ रहा है। वो क्यों छेड़ रहा है? क्योंकि आप ठीक से नहीं पढ़ा रहे हो, आप बिल्कुल बोरियत तरीके से पढ़ा रहे हो। लेकिन अगर आपका पढ़ाने का तरीका इंटरेस्टिंग होगा तो बच्चा ऐसा कुछ करेगा ही नहीं क्लास में, ठीक है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 33 है, जो आपकी रचनात्मक और वैध आलोचना करता है उसे आपके द्वारा किस प्रकार मानना चाहिए, ठीक है। तो इसके ये दो तो बिल्कुल नहीं हो सकते। अब ये दो हैं और इन दोनों में मैं भी कंफ्यूज्ड हूँ कि एक मित्र की तरह लेंगे उसे या एक आलोचक की तरह। तो मेरा तो वोट अगर लगा लो आप तो बी को जाता है। इसके अलावा प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। मुझे तो बी लग रहा है, बट ए और बी में मैं स्टिल कंफ्यूज्ड हूँ। तो इसका आंसर आप एक बार मुझे कमेंट में या टेलीग्राम ग्रुप पे बता देना। और इसके अलावा जिन भी लोगों को ये वीडियो लग रही है कि वो खुद से समझ सकते हैं, लंबी हो रही है वीडियो, तो प्लीज़ यार टेलीग्राम से जाके ना आप लोग PDF भी पढ़ सकते हो, नो इशू, ठीक है। और बाकी जिनको चाहिए नॉलेज कि हाँ थोड़ा सा मैं आसपास का एरिया भी समझा रही हूँ, तो वो लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, नैतिक शिक्षा के लिए कौन उत्तरदायी है। तो नैतिक शिक्षा के लिए उपयुक्त सभी, क्योंकि मम्मी पापा, विद्यालय, समाज, सभी से बच्चा जो मॉरल एजुकेशन सीखता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, छोटे बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा में किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है। तो इसमें है, छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी जो एजुकेशन होती है तो उनके उसमें बोझ अपेक्षित नहीं है। मतलब इन स्कूल एजुकेशन स्मॉल चिल्ड्रन शुड नॉट बी बर्न्ड विद। तो लिखने का, पढ़ने का, गृह कार्य का, विद्यालय जाने का, तो इसका जो आंसर है वो गृह कार्य का है, ठीक है। तो इसमें ये पूछा गया कि छोटे बच्चे के लिए स्कूली शिक्षा में किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है। मतलब बच्चे से हम कोई भी बोझ, उसको किस प्रकार का बोझ है जो हम अपेक्षित नहीं है। तो विद्यालय जाने का, तो विद्यालय तो बच्चा जाएगा ही, लिखेगा भी, पढ़ेगा भी, लेकिन गृह कार्य का इसका आंसर होगा। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन है तो यार प्लीज़ कमेंट में सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, क्योंकि मेन है ना जो प्राइमरी में है ना, हम बच्चों को होमवर्क वगैरह का कुछ देते भी नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर मुझे तो यही लगता है कि गृह कार्य होना चाहिए, बट अगर आपके हिसाब से आपको लगता है कि कुछ और हो सकता है तो बता देना कमेंट में, बट मुझे तो यही लगता है कि गृह कार्य होना चाहिए। आगे है एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 36, जब आपके बच्चे सफल होते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं। ईर्ष्या, स्वसंतुष्टि, खुशी, दोषी। तो जब भी हमारे बच्चे सफल होते हैं, मेरे जैसे मेरे पढ़ाए हुए बच्चे अगर सक्सेस होते हैं तो मुझे कैसा लगेगा। तो मैं जेलस तो बिल्कुल नहीं करूँगी, तो गिल्टी तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी। इन दो में से कोई एक हो सकता है और मेरा वोट जाता है स्वसंतुष्टि, सेल्फ सेटिस्फेक्शन को। और बाकी अगर आपको लगता है खुशी है या बी वाला या सी में कोई अगर आपको डाउट है तो कमेंट में बता देना मुझे, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसका सेल्फ सेटिस्फेक्शन ही आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37 है, शिक्षण का पहला और मुख्य उद्देश्य क्या है। टीचिंग का, तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों के वास्तविक जीवन की समस्याओं के समाधान हेतु कौशलों का विकास करना। केवल ज्ञान तो प्रदान करना ही नहीं है, कक्षा में लेक्चर भी नहीं दे सकते हो, और शिक्षार्थियों से व्यक्तिगत संबंध रखना ये भी नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए है, ठीक है। जो बच्चे की जो रियल लाइफ की जो उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सुलझाने के लिए बच्चों के अंदर स्किल को डेवलपमेंट करना टीचिंग का मेन पर्पस होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, विद्यालयों में अनुशासनहीनता के लिए उत्तरदायी कारक है। अगर स्कूल में इनडिसिप्लिन है तो इसके पीछे क्या कारण है। तो इसके पीछे दोषपूर्ण शिक्षण विधियाँ, क्योंकि आज भी कुछ टीचर्स लेक्चर मेथड से ही पढ़ाती हैं। अध्यापकों के नेतृत्व में कभी कुछ टीचर में लीडरशिप की क्वालिटी नहीं होती है, जिस वजह से जो स्कूल में इनडिसिप्लिन रहता है। मूल्यों में कभी, और ये तो हमें पता है कितनी वैल्यूज़ कम हो गई हैं आजकल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी।
यदि आप प्रधानाचार्य हैं और विद्यालय में कोई शिक्षक समय पर नहीं आता तो आप क्या करेंगे? देखिए, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि आपको बोला जाता है कि आप ऐसे हैं, इस पोस्ट पे हैं, तो प्लीज़ आप अपने आप को उसी पोस्ट पे रख के सोचना कि आप वैसे सिचुएशन में क्या करोगे, तभी आप एक करेक्ट आंसर चूज़ कर पाओगे। तो उनको सबके सामने डांटेंगे, तो ये तो मुझे लगता है बिल्कुल गलत है, क्योंकि क्लास में भी अगर हम किसी बच्चे को उस पूरी क्लास के सामने डांटेंगे तो वो आइंदा से वो मतलब उसको डीमोटिवेट हो जाएगा, एक तरीके से इंसल्ट उसको फील होगा, मे बी वो स्कूल आना बंद कर दे, है ना। खैर, टीचर तो स्कूल आना बंद नहीं करेगा क्योंकि उसकी रोजी रोटी चल रही है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं करेंगे। उसको कार्यक्रम के बाद मिलने के लिए कहेंगे, ये हो सकता है। रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को तो देंगे ही नहीं, क्योंकि पहले आप इतना बड़ा एक्शन तो ले नहीं सकते हो। उसके उत्तरदायित्व को बताएंगे, तो उत्तरदायित्व उसे भी पता है कि टाइम पे आना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी, उसको कार्यक्रम के बाद मिलने के लिए कहेंगे। देखिए, अगर आपके स्कूल में कोई टीचर अगर लेट आ रहा है और आप प्रिंसिपल है उस स्कूल के, तो आप क्या करेंगे, ये पूछा गया है ना यहाँ पे। तो हम जो भी कार्यक्रम है या स्कूल हो जाता है तो हम उसको बाद मिलने के लिए कहेंगे, और मिलने के लिए कहेंगे तो ऑब्वियसली हम उससे बात करेंगे, उसे समझाएंगे या कारण पूछेंगे। कुछ कारण भी तो हो सकता है ना, क्योंकि उत्तरदायित्व तो उसे भी पता है कि उसे टाइम पे आना है, मे भी कुछ रीज़न हो। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्याख्यान अधिक प्रभावशाली तरीके से दिया जाएगा अगर टीचर जो लेक्चर है अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिव तरीके से दिया जाएगा अगर टीचर तैयार किए हुए नोट्स को पढ़ाता है, पहले से अच्छे नोट्स की तैयारी करता है, विद्यार्थियों को चर्चा व विमर्श में व्यस्त रखता है, प्रभावशाली तरीके से विद्यार्थियों को शिक्षण अधिगम में व्यस्त रखता है। तो इसके ऑप्शन तो मुझे सारे ही सही लग रहे हैं, बट हमें बेस्ट चुनना है। तो नोट से पढ़ाता है, पहले से अच्छे नोट्स की तैयारी करके रखता है, ये भी सही होगा अगर। तो इसका जो सबसे इफेक्टिव वो फोर्थ, प्रभावशाली तरीके से विद्यार्थियों को शिक्षण अधिगम में व्यस्त रखता है, बच्चों को इंगेज्ड रखता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से क्या शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है? टीचर के लिए क्या महत्वपूर्ण है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? कक्षा अनुशासन ज़रूरी है, शिक्षण के लिए विषय वस्तु ये भी ज़रूरी है, पढ़ने के लिए विद्यार्थियों की तत्परता कि उसका बच्चा एकदम रेडी हो पढ़ने के लिए, और शिक्षण का समय विभाग चक्र, तो टाइम टेबल भी इम्पोर्टेंट है। तो इन्होंने पूछा है कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है। मुझे तो ऐसा लगता है कि सी है, कि टीचर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि उसका बच्चा रेडी हो पढ़ने के लिए ना। यार कमेंट में बताओ आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए, मुझे तो सी लग रहा है इसका आंसर। जहाँ जहाँ मुझे श्योरिटी नहीं है मैं वही आंसर्स पूछ रही हूँ, प्लीज़ यार कमेंट में बता देना ताकि मुझे भी हेल्प हो जाए, आगे मैं टीजीटी पीजीटी के लिए अप्लाई करूँगी तो। ठीक है, तो कुछ में डाउट है वही मैं कमेंट में पूछ रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ यार कमेंट करके बता देना। क्वेश्चन नंबर 42 है, आत्मानुभूति शिक्षक को बचाने में सहायता करती है, पक्षपात से, रूढ़िवादिता से, अपशब्दों से, उपयुक्त सभी। देखो, आत्मानुभूति क्या होती है? एम्पैथी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। देखो, एक होती है सिंपैथी और एक होती है एम्पैथी। अभी दोनों में डिफरेंस जान लो, आज ही मैंने सुबह दोनों पढ़े हैं, बट मुझे डाइट से ही पता है इन दोनों में डिफरेंस। देखो, एम्पैथी सिंपैथी होती है, मान लो कोई दुखी है, ठीक है, तो हमें भी दुख होता है, हमें दया आती है उसके ऊपर कि बेचारे के साथ इतना बुरा हुआ या ऐसे हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ऐसे उसको हम बोलते हैं सिंपैथी, लगाव एक तरीके से। ठीक है, लेकिन जो एम्पैथी होती है ना, एम्पैथी होती है, मान लो कोई दुखी है, मान लो किसी के साथ किसी के घर में चोरी हो गई या मतलब किसी को मतलब कुछ भी मिस हैपनिंग हो गई है, तो हम अपने आप को उसकी जगह रख के देखते हैं कि हम इसकी जगह हैं, तो हमें कैसा वो चीज़ हम उस चीज़ को पूरा फील करते हैं कि हाँ इसके साथ ये दुख है और हम इसकी जगह पर हैं, तो हमें कैसा लग रहा होगा। ठीक है, तो सिंपैथी में क्या होता है, हमें सिर्फ उसके प्रति सहानुभूति होती है, हम उस पर एक दया एक करुणा का भाव होता है कि नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन एम्पैथी में हमारा क्या होता है कि हम अपने आप को पूरे तरीके से उसकी जगह रख के देखते हैं कि यार इसकी जगह हम होते तो हमारी कंडीशन कैसी होती, कि हमें भी ये सब चीज़ें फील होती। तो इतना सा डिफरेंस होता है दोनों में। ठीक है, तो अगर एक टीचर के अंदर एम्पैथी है, वो एम्पैथी की भावना है, तो वो उसे किन किन चीज़ों से बचा सकती है? तो पक्षपात से बचाएगी, क्योंकि अगर एक टीचर है वो हर बच्चे की जगह अपने आप को रख के देखे कि मैं ऐसी होती। देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ,
होता क्या है, जैसे क्लास में यार बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, शोर कर रहे होते हैं, कोई चिल्ला रहा होता है ना। और कुछ बच्चे होते हैं चुपचाप बैठे होते हैं, कुछ बच्चे बहुत रो रहे होते हैं। तो ऐसे में हम अपने आप को उनकी जगह रख के देखें कि यार हम छोटे होते हैं और हम भी ऐसे मम्मी पापा से एकदम बिछड़ के स्कूल में आते हैं, हमारा पहला दिन होता तो हम कैसे रिएक्ट करते है ना। तो वो एम्पैथी हो गई। तो उससे क्या होगा, टीचर पक्षपात से बचता है। वो हर बच्चे को एक जैसा नहीं समझता, उसे लगता है कि हाँ हर बच्चा अलग अलग है, हर बच्चे की प्रॉब्लम अलग है, हर बच्चे की नीड अलग है। तो इसका ये भी आंसर हो जाएगा, रूढ़िवादिता से बचेगा। ठीक है, अब शब्दों से भी बचेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो उपयुक्त सभी। होप आपको एम्पैथी और सिंपैथी में डिफरेंस पता चल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए परीक्षा दबाव के लिए विद्यार्थी की सहायता करना। गलत। अध्ययन में विद्यार्थी, एक मिनट, हाँ, परीक्षा दबाव से मुझे लगा कि परीक्षा का दबाव बनाना, सॉरी। परीक्षा दबाव के लिए विद्यार्थी की सहायता करना। अध्ययन में विद्यार्थी की सहायता करना, विद्यार्थियों को एक अच्छा नागरिक बनने के लिए सहायता करना। परीक्षा का जब दबाव आता है बच्चे के ऊपर, तो उसको स्ट्रेस आता है, तो उसमें टीचर हेल्प करती है निकलने के लिए उससे। तो उसका उद्देश्य होना चाहिए कि वो बच्चे को जो स्ट्रेस है उससे निकलने में मदद करे, और बच्चे की जो स्टडी है उसमें हेल्प करे, और एक बच्चे को एक गुड सिटीजन बनने के लिए मोटिवेट करे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 44 है, सीखने में सबसे बड़ा बाधक है, क्या है। फेल होने का डर कि मैं फेल ना हो जाऊं, आलोचना का डर, अरे मतलब वो क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, मूर्खतापूर्ण जवाब का डर, मतलब ऐसा डर नहीं लगता कि मतलब क्या जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे, कोई पूछेगा तो क्या हो जाएगा, है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 45 है, कक्षा संप्रेक्षण होना चाहिए। कक्षा संप्रेक्षण जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है, तो वो होना चाहिए हमारा छात्र केंद्रित। ठीक है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित तो होना ही नहीं चाहिए कि किताबें किताबें पढ़ा रहे हो। सामान्य केंद्रित भी नहीं होना चाहिए, और शिक्षक केंद्रित तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो छात्र केंद्रित हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कोई और ऑप्शन हो सकता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। क्वेश्चन नंबर 46 है, आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं, क्यों। इसमें कम उत्तरदायित्व है, रॉन्ग। इसमें बहुत उत्तरदायित्व है, बहुत सारे काम होते हैं, और यह एक समर्पित व्यवसाय है। एग्जैक्टली, बहुत ही डिवोटेड प्रोफेशन है। इसमें छुट्टियां अधिक होती तो है, लेकिन ये तो कोई रीज़न नहीं है टीचर बनने का। यह एक पारिवारिक व्यवसाय है, रॉन्ग। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, एक डिवोटेड प्रोफेशन है। आप पूरी तरीके से डिवोट कर देते हो अपने आप को। ठीक है, आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 47, शिक्षक एक प्रक्रिया के रूप में सम्मिलित करता है, शिक्षण है जो टीचिंग है उसके अंदर कौन कौन इंक्लूड होता है। तो उसमें होता है हमारा विद्यार्थी, शिक्षक एवं पाठ्यक्रम। ये बाकी भी होते हैं, लेकिन जो हमारा अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू पेडागोजी, तो इसका जो आंसर है वो है सी। 48 हमारा है, विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी शिक्षण की जिस विधि से संभव है वह। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा क्लासरूम में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करे, तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट जो विधि है, जो टीचिंग मेथड है, वो कौन सा हो सकता है। तो व्याख्यान तो बिल्कुल नहीं हो सकता, लेक्चर है ना। पाठ्य पुस्तक भी नहीं हो सकती। कहानी कथन में तो आप कहानी सुना रहे हो ना। वाद विवाद हो सकता है कि बच्चे 2 पार्ट में आप लोग डिवाइड कर दो क्लास में, और कोई भी टॉपिक दे दो कि यहाँ से पॉजिटिव एस्पेक्ट में बोलेंगे, यहाँ से नेगेटिव, तो सारे बच्चे इस चीज़ में इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, और इन्वॉल्वमेंट के लिए अगर यहाँ पर क्वेश्चन आंसर वाला जो मेथड होता, तो अगर इन्वॉल्वमेंट के लिए कहीं भी अगर आपको मिलता है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, तो अगर आपको दिखे कि प्रश्नोत्तर विधि है तो वही टिक करना, क्योंकि वो सबसे बेस्ट मानी जाती है क्लासरूम को इंगेज करने के लिए। बट इसमें नहीं है, तो इसलिए हमने वाद विवाद लगा दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है, आप शिक्षण कार्य निम्नलिखित में से कहाँ करना पसंद करेंगे। अपने गाँव में, अपने क्षेत्र में, अपने प्रांत में, देश के किसी भी स्थान पर। तो आपको ये कोई चॉइस नहीं मिलती है। ठीक है, और होनी भी नहीं चाहिए। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, सच में बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि आपकी जॉब कहाँ है, किस हिसाब से, किसने, बस आप पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। आगे है हमारा लास्ट क्वेश्चन, सर्वोत्तम शैक्षिक कार्यक्रम वह है जो द बेस्ट एजुकेशनल प्रोग्राम इज़ वन दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द, बालक की आवश्यकता अनुसार बनाया गया हो, बालक की योग्यता अनुसार बनाया गया, बालक की रुचि के अनुसार बनाया गया हो,
तो इसका आंसर आएगा सभी, क्योंकि हर चीज़ बच्चे के अकॉर्डिंग हो रही है, तो सबसे अच्छा एजुकेशन प्रोग्राम हो ही नहीं सकता कोई और। तो यही था, ये 25 क्वेश्चन थे। होप मैं आपको समझाने में सक्षम रही हूँ, और कहीं कुछ मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ यार सॉरी, और कहीं कुछ सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मुझे कोई सजेशन हो आपकी तरफ से। तो इतनी सी वीडियो थी, होप आपके लिए हेल्पफुल रहे, आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू। हे एवरीवन, आज हम ओडीएल के लिए कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो फर्स्ट है, यानी कि जो 31 है, विश्व जनसंख्या दिवस। तो ये इससे पहले भी मैंने जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया उसमें भी पूछा गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 11 जुलाई, सबको पता ही होगा। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 है कि गांधी जी ने अछूतों के मंदिर में प्रवेश के अधिकार के लिए नाटकीय प्रयास किया। तो इसका ऑप्शन 1931 के है आसपास, बट 1930 इसमें हम आंसर टिक कर सकते हैं। वैसे एग्जैक्ट इसमें आंसर नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, यानी क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो है NROER का प्रबंधन किया जा रहा है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा NCERT द्वारा। ठीक है, आगे है वंदे मातरम नामक क्रांतिकारी पत्र के संपादक कौन थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है भिकाजी कामा। 26 जून 1945 को कितने देशों ने संयुक्त राष्ट्रीय घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका जो आंसर है वो हमारा है 51। निम्न में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा? तो ग्रॉनविल ऑस्टिन है जो इसका आंसर है। इसके अलावा हमारा है 17 जून 2015 को राष्ट्रीय मंत्रिपरिषद ने सभी के घर कब तक उपलब्ध कराना प्रस्तावित किया? तो इसका जो आंसर है वो है 2022। 17 सितंबर 2015 को जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक GIL 2015 में कौन से देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो इसका जो आंसर है वो है स्विट्ज़रलैंड, और ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है उस टाइम का, 2017 का क्वेश्चन पेपर है ये। क्वेश्चन नंबर 39, संयुक्त राष्ट्रीय बाल कोष यूनिसेफ जिसको हम कहते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका में। देखिए जो आपका जो ओडीएल का पेपर आने वाला है उसमें मुख्यालय, अनुसंधान केंद्र वगैरह पूछे जाएंगे, तो वो मैं आपको प्रॉपर उनका जो इम्पोर्टेंट होते हैं ना, जो पूछे जाते हैं मोस्टली, तो उसका PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके उसको रीड आउट कर लेना। ठीक है, और ये जो मैं अभी PDF आपको करा रही हूँ, ये जो वीडियो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, ये भी अगर आप चाहते हैं खुद से रीड आउट करना, तो आप टेलीग्राम से जाके इस PDF को डाउनलोड करके खुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है 2016 के ओलंपिक खेल किस नगर में हो रहे हैं? करंट का क्वेश्चन है, तो रियो डी जेनेरियो। साक्षर भारत का मुख्य लक्ष्य है क्या है? महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन। आगे है संविधान की किस धारा के अनुसार राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? तो इसका जो आंसर है धारा 123। शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 मुख्यतः संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से। ठीक है, जो RT हमारा है वो RTE 2009 है, वो हमारा बेसिकली प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड है। फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? राधा मुकुंद मुखर्जी ने। भाषा के आधार राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना प्रतिवेदन किस वर्ष दिया था? तो इसका जो आंसर है वो है 1955। जुलाई 2015 में जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2022 तक विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश होगा भारत, तो ये पता ही होगा सबको। सितंबर 2015 में एक रोबोट पत्रकार द्वारा लिखा पहला रिपोर्ट किस देश में प्रकाशित हुई? चीन। तो ये करंट का क्वेश्चन है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 1907 में मैडम कामा ने कहाँ पहली बार तिरंगा लहराया था? तो इसका जो आंसर है वो है स्टुटगार्ट में। भारत में शिक्षक शिक्षा में सुधार हेतु किस समिति आयोग ने विशिष्ट प्रतिवेदन दिए हैं? तो इसका जो आंसर है वो है न्यायमूर्ति वर्मा आयोग ने। IEDSS का विस्तृत रूप क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फुल फॉर्म वगैरह है पूछ ली जाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एंड सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, तो ये याद कर लेना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 51 है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका जो आंसर है वो राष्ट्रपति होगा, लोकसभा अध्यक्ष नहीं होगा, राष्ट्रपति होगा। ठीक है, संविधान की कौन सी धारा मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करती है? तो इसका जो है आंसर है वो धारा 167।
ये समझाने वाले क्वेश्चन नहीं हैं, ये आपको पढ़ के याद ही करने पड़ेंगे। तो आप चाहो तो इसे खुद से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचता है, तो वो 8 मिनट इसका आंसर होगा। 8 मिनट में सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच जाता है। गांधी की सत्याग्रह युक्ति में अंतिम पद क्या था? तो वो था अंतिम पद या अंतिम स्टेप बोल सकते हो, तो उसका था फास्ट व्रत। केंद्र तथा राज्य के बीच वित्त का बंटवारा किसकी सलाह पर होता है? जो भी फाइनेंशियली कुछ जो बंटवारा होता है, तो वो वित्त आयोग के सलाह पर होता है, ठीक है। शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण दायित्व है, तो अध्यापकों का है, क्योंकि अध्यापक ही वो करते हैं मेन, तो बच्चों से वही कनेक्टेड होते हैं। आगे हमारा है, विद्यालय अपने कार्यक्रमों की सहायता से शिक्षार्थियों की मदद करता है, तो संस्कृति ग्रहण करने में, अन्य संस्कृति की उपेक्षा करने में, तो ये तो गलत है। संस्कृति का विरोध करने में गलत है, उन्हें संस्कृति संपन्न में, तो फर्स्ट और सेकंड हो सकता है, बट सॉरी फर्स्ट और फोर्थ, बट फोर्थ वाला ऑप्शन ज़्यादा मजबूत है उससे, तो इसका फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है, सभी शिक्षार्थियों को गृह कार्य में रुचि उत्पन्न करने के लिए भी होने चाहिए शिक्षार्थियों के योग्यता अनुसार। देखो, अगर बच्चे के अकॉर्डिंग सब चीज़ें होंगी तो उनको रुचि आएगी, उनको इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई थी, किस लिए की गई थी? वो की गई थी ग्रामीण क्षेत्रों में, सॉरी ये आंसर नहीं है इसका, सेकंड वाला है। ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई थी। एक प्रभावी शिक्षक की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण गुण है शिक्षार्थियों के साथ अच्छा समन्वय। अगर एक टीचर बच्चों के साथ अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेती है, तो वो उसकी शिक्षक की सबसे अच्छा गुण माना जाता है, ठीक है। बेसिक एजुकेशन महात्मा गांधी ने दी थी, सबको पता ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है बार बार। क्वेश्चन नंबर 62 है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत ध्यान महत्वपूर्ण है, क्योंकि बालकों का विकास भिन्न भिन्न दरों से होता है और भिन्न भिन्न प्रकार से सीखते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत ध्यान मतलब एक टीचर को जब पढ़ा रही होती है, तो टीचर को ध्यान रखना चाहिए हर एक बच्चे के लेवल का। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि हर बच्चा अलग होता है, ठीक है, तो इसलिए इसका जो आंसर है वो फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, यदि कोई बच्चा बाएं हाथ से लिखता है तो इससे काम करने में सुगम है, तो उसे उसकी प्राथमिकता को अनुमति देनी चाहिए। देखिए, अगर कोई बच्चा दाएं से लिख रहा है, बाएं से लिख रहा है, तो हम उसे बीच में हमें वो नहीं करना चाहिए कि हम उसे मना करें, डांटें या बोले नहीं 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 तू दाएं हाथ से ही लिख, सॉरी बाएं से ही लिख या दाएं से ही लिख, मतलब जो जिसमें लिख रहा है हमें उसको प्रायोरिटी देनी है कि बच्चा किस में कंफर्टेबल है। क्वेश्चन नंबर 64 है, अधिगम के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इन्होंने सही पूछा है, ठीक है। तो बच्चे द्वारा गलतियाँ करना दर्शाता है कि अधिगम नहीं हुआ, तो ये तो बच्चों की तो मैंने बताया था कि गलतियाँ बतानी ही नहीं है, तो इसका जो सेकंड ऑप्शन ठीक हो सकता है कि अधिगम उसी वातावरण में प्रभावशाली होता है जो शिक्षार्थियों के लिए संवेगात्मक, सकारात्मक और उन्हें संतुष्ट करने वाला हो। देखो, अगर बच्चे के अकॉर्डिंग अगर इन्वायरमेंट दोगे ना आप उन्हें, तो बच्चा फिर आसानी से सीखता है चीज़ें, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा, गृह कार्य देने का लाभ यह है कि शिक्षार्थी स्व अध्ययन की आदत विकसित कर सके, ठीक है। जब हम बच्चों को होमवर्क देते हैं तो वो खुद से पढ़ना, सेल्फ स्टडी उनके अंदर आती है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर 66 है, एक क्षेत्र भ्रमण का आयोजन किया जाता है एक भ्रमण हेतु, हाँ घूमने के लिए, क्रिया का अर्थ जानने हेतु कि हाँ हम कोई वो भ्रमण कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, अन्य लोगों के कार्य करते हुए देखते हैं तो हाँ ये भी हो सकता है, तो इसका जो ऑप्शन है वो फोर्थ होगा, यानी उपयुक्त सभी। शिक्षार्थी सुस्त होते हैं, मतलब जो बच्चा है वो पैसिव होता है। प्रोजेक्ट मेथड में नो, खोज विधि में नो, प्रश्नात्मक अन्वेषण विधि में नो। जब हम बच्चों को लेक्चर मेथड से पढ़ाते हैं तो बच्चा बोर होता है और वो सुस्त होता है, पैसिव होता है, ठीक है, एक्टिव नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 68 है, प्रदर्शन प्रभाव का अर्थ है उपयोग की नकल का प्रभाव, प्रदर्शन प्रभाव, ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है उपयोग की नकल का प्रभाव। अब है हमारा डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया सामान्यतः बांध बुद्धि के बावजूद तीव्र गति एवं उचित संप्रेषण से पढ़ने में कठिनाई। देखो, पढ़ने में जब कठिनाई आती है ना, बच्चे को शब्द उल्टे नज़र आते हैं, पी को ऐसे करके लिखना, उल्टा लिखना, तो उसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं, ठीक है। तारे ज़मी है मूवी पर, वो बच्चा डिसलेक्सिया से पीड़ित होता है। और इसके अलावा मैंने लर्निंग डिसेबिलिटी की भी वीडियो डाली है, वो आप लोग देख सकते हो, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग डिसेबिलिटी बताई हुई है उधर। क्वेश्चन नंबर हमारा 70 है, यदि आप अपनी कक्षा में किसी शिक्षार्थी को ख़राब कपड़े पहने पाते हैं तो आप क्या करेंगे? तो उसको कक्षा में ऐसे कपड़े नहीं पहनने के लिए परामर्श देंगे, ठीक है। मजाक तो बिल्कुल भी नहीं उड़ाएंगे, उसे ऐसे भी नहीं बोलेंगे कि स्कूल मत आ, और उसकी ओर ध्यान भी नहीं देंगे, तो ये तो होगा नहीं, हम उसको गाइड कर सकते हैं, ठीक है, तो इसका थर्ड आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर हमारा 71 है, कुछ शिक्षार्थी अध्ययन में पिछड़े हैं, उनकी और आपका रवैया क्या है? तो हम सहानुभूति होनी चाहिए, अगर कोई बच्चा पिछड़ा है तो हमें सहानुभूति होनी चाहिए बच्चे के प्रति। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 72, खेल थेरेपी बालकों के अध्ययन में अपनाई जाती है क्योंकि बालक के आंतरिक रुझान एवं अंतर्द्वंद समझने हेतु, ठीक है, कि बच्चे के अंदर क्या चल रहा है, कोई समस्या तो नहीं है, उसके लिए हम खेल थेरेपी अपनाते हैं, ठीक है, क्योंकि खेल खेल में काफ़ी कुछ बच्चा प्रदर्शित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 73 है हमारा, अधिगम संबंधी विद्यार्थियों की समस्याओं का सबसे अच्छा समाधान है निदानात्मक अध्यापन, ठीक है, जो डायग्नोस टेस्ट होता है ना, ठीक है, कि हमें चीज़ें पॉइंट आउट करनी कि कहाँ पे कमी है कहाँ पे नहीं। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में विद्यालयों को ध्यान देना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा देश द्वारा पोषित विभिन्न मूल्य विकास में, ठीक है, तो वही मेन हमारा मूल्य विकास आजकल हो गया है कि हमें वैल्यू डेवलप करें बच्चे के अंदर। क्वेश्चन नंबर 75 है, यह स्पष्ट रूप में माना जाता है कि एक शिक्षार्थी नियम समझती है यदि वह जिन समस्याओं के समाधान में इसका उपयोग हो सकता है उसमें उपयोग करे, है ना। तो बच्चा नियम समझेगा जब उसके सामने वो प्रॉब्लम होगी और उस प्रॉब्लम को में उसको उपयोग कर सके उस नियम को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 76 है, आपके समय सारणी के कार्यवाहक होने के नाते आपके द्वारा निवेदन के बावजूद एक शिक्षक हमेशा देर से आता है कि आप एक टाइम टेबल बनाने वाले हैं स्कूल में, मतलब आपको ये काम दिया गया है कि आप टाइम टेबल बनाएंगे, लेकिन एक टीचर है जो हमेशा लेट आता है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? तो उससे बेखबर रहोगे, ये तो करोगे नहीं, उसे समय पर आने का परामर्श दोगे, अन्य शिक्षकों की उपस्थिति में उसकी तो आलोचना तो सबके सामने बिल्कुल भी नहीं करनी है, उसे समय पे आने के परामर्श दोगे। देखो हम बच्चे को एक तरीके से बोल सकते हैं, है ना, लेकिन टीचर के मामले में हम प्रिंसिपल को बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यही हमारी क्लास में कोई बच्चा आता है तो हम पहले बच्चे से बात करते हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास नहीं जाते हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा हाई लेवल का हो गया, तो इसलिए हम डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास ये बात बोल सकते हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी अपने आप में अनोखा है का अर्थ है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि और गुणों में एक जैसे नहीं होते, सब अलग अलग होते, सबके इंटरेस्ट अलग होते, सबके एप्टीट्यूड अलग होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 है, अंतर सेवा शिक्षक प्रशिक्षण को और प्रभावी बनाया जा सकता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा सहयोगी रुख अपनाकर। क्वेश्चन नंबर 79 है, एनसीटीई की बीएड पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2014 में निम्नलिखित में से किस पर बल दिया गया, तो इसका जो आंसर है वो है आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। फिल्म देखते समय एक मानव कितनी इंद्रियों का उपयोग करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर है वो है 3। और ये कुछ साइंस के क्वेश्चन हैं। अपरावर्तन के नियम के अनुसार आ तो नहीं सकते हैं, बट किसी यूनिवर्सिटी का मैंने क्वेश्चन पेपर लिया है, आया हुआ है, साइंस के क्वेश्चन है, तो ये एक तरीके से रट लो या देख लो उसको, तो सिर्फ कोई दिक्कत नहीं है, आएंगे नहीं वैसे ऐसे क्वेश्चन। ये वाला देखते ही आ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण हेतु एक हरे पौधे को निम्न की आवश्यकता होती है, तो क्लोरोफिल की भी होती है, प्रकाश की भी होती है, CO2 की भी होती है, ठीक है। आगे है, जलीय पौधे हाइड्रिला में स्टोमेटा पत्तियों पर होते हैं। हमारा आगे, उत्तल दर्पण द्वारा बन सकते हैं केवल आभासी प्रतिबिंब। दाब की इकाई है, इकाइयाँ भी पूछी जाती है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर की। लकवा है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, तो लकवा जो पोलियो है वो क्या है, वायु से फैलने वाली बीमारी भी नहीं है, भोजन से फैलने वाली बीमारी, जल से फैलने वाली भी बीमारी नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। और ये अनुपात वाला क्वेश्चन है, और ये भी साइंस का ही क्वेश्चन है ये, मतलब जो हमारे आ सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि पौधों की कोशिकाएं निम्न कर सकती हैं, तो श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, तो वो सांस भी ले सकती है और प्रकाश संश्लेषण जो फोटोसिंथेसिस होती है उसकी प्रोसेस भी कर सकती है। एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से कम है एवं इसका वेग दृश्य प्रकाश के वर्ग से ज़्यादा होता है। ये तो रहने दो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पीएच चार्ट के अंतिम सिरों पर देखने वाले रंग है लाल एवं नीला। HIV क्या है, एक विषाणु, ये इम्पोर्टेंट है, ये मैंने पहले भी करवाया हुआ है। और ये कुछ मैथ जैसा क्वेश्चन है। एक अवतल लेंस निम्न प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है, उपयुक्त सभी प्रकार के प्रतिबिंब, छोटा, आभासी, सीधा, ठीक है। और उसके बाद यदि लाल लिटमस एसिटिक एसिड घोल में डाला जाए तो यह लाल रहेगा, ये तो प्रैक्टिकल के क्वेश्चन है सारे। पृथ्वी पर ऊर्जा का अंतिम मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य। विद्युत ऊर्जा की व्यापारिक इकाई है किलोवाट घंटा। वनों के काटने का परिणाम हुआ, तो सभी है, वर्षा की कमी होती है,
प्राकृतिक संसाधनों की कमी होती है, जंगली पशु पक्षियों के जीवन को संकट होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है उपयुक्त सभी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग ओजोन परत को घटाता है, सबको पता ही है। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था, इसका जो आंसर है वो है आलम शाह। अस्पृश्यता को समाप्त किया गया था, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्टिकल 17 इसका आंसर है। पृथ्वी पर सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, तो मेरियाना ट्रेंच, गहरा बिंदु सॉरी, ठीक है, मेरियाना ट्रेंच। मलेशिया की मुद्रा क्या है, रिंगिट। नाटक मालविकाग्निता मित्रा, मालविकाग्नि मित्रा किसके द्वारा लिखा गया, तो इसका जो आंसर है वो है कालिदास। क्षेत्रीय पार्टी शिवसेना की स्थापना किसने की थी, तो इसका जो आंसर है वो है बाल ठाकरे। हुदहुद चक्रवात से कौन सा देश प्रभावित हुआ था, तो इंडिया, भारत। भारत में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, प्रधानमंत्री हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ा हुआ कर है, तो इसका जो आंसर है वो है आयकर। भूटान की मुद्रा कौन सी है, नगुल्ट्रम। प्रसिद्ध तमिल साहित्यक कार्य कलिंगट पारानी किसके द्वारा लिखा गया, तो जयागोडनाग के द्वारा। प्रसिद्ध साहित्यक कार्य सूर्य सिद्धांत किसके द्वारा लिखा गया, आर्यभट्ट के द्वारा। लोकसभा निर्वाचन की वर्तमान सुरक्षा जमा राशि कितनी है, 10,000 रुपये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान शासक कौन है, अभी हमारे कौन हैं, शक्तिकांत दास जी, ठीक है। आई थिंक उन्होंने शासक पूछा है ना, तो राजनाथ सिंह ही आएगा इसका। इसमें एक बार डाउट है, मुझे एक बार बताना कमेंट सेक्शन में क्या हो सकता है इसका आंसर, शक्तिकांत दास आएगा या राजनाथ सिंह आएगा। आंसर की में तो मैंने राजनाथ सिंह ही देखा था, मे बी उस टाइम के हिसाब से हो, बट अभी का मुझे इसमें डाउट है थोड़ा सा, इसका बताना मुझे उसमें कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 136 है, भोपाल गैस त्रासदी के दौरान कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, ये तो इतनी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोनाइट। इग्नू की स्थापना कब हुई थी, 1985 में। विश्व के कौन से महासागर से सबसे अधिक व्यापार किया जाता है, तो इसका जो आंसर है वो है हिंद महासागर से। आगे है, विश्व में तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका। कृषि जनित खाद्य पदार्थों जैसे घी, शहद इत्यादि की गुणवत्ता के प्रमाणन के लिए मानक निर्धारण कौन करता है, तो एगमार्क, ठीक है। और इसके बाद है हमारा, बस इतने ही हैं क्वेश्चंस आपके। PDF आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड करके भी इसको पढ़ सकते हो। थैंक यू।